मुसलमानों के मुद्दे पर क्यों घेर रही है बीजेपी? मोदी नीतीश की जोड़ी के मायने आपको समझाएंगे। समझिए, राम मंदिर की तर्ज पर भव्य सीता मंदिर बनने से क्या होगा और जानिए आज से कौन कौन से नियम बदल गए हैं। शुरुआत सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को 9वीं फेल मौलाना बता दिया। गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान को तार तार कर शरिया और हलाला कानून लाना चाहते हैं आरजेडी वाले। बीजेपी के वार पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। राजद नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। मौलाना तेजस्वी यादव जी 2 दिन से हमको गाली दे रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले वक्फ पर सियासी घमासान और भी बढ़ गया है। बीजेपी ने लगातार दूसरे दिन तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तेजस्वी यादव को नमाजवादी बताया था। मंगलवार को गौरव भाटिया ने 9वीं फेल मौलाना बता दिया। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? गौरव भाटिया ने कहा कि ये लोग सांप्रदायिक दंगा चाहते हैं, संविधान को तार तार कर शरिया और हलाला कानून चाहते हैं। तेजस्वी को बार बार मुसलमानों के मुद्दे पर आखिर क्यों घेर रही है बीजेपी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले बीजेपी की ओर से नमाजवादी और 9वीं फेल मौलाना वाले बयानों पर तेजस्वी यादव का पलटवार सुन लीजिए। लगातार दिल्ली में ये बीजेपी के चिंटू सब, ये संघी वाले 2 दिन से हमको गाली दे रहे हैं। कभी नवाजवादी कह रहे हैं, कभी मौलाना कह रहे हैं। आपको बता दें, रविवार को पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी ने वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही थी, जिसके बाद से बीजेपी उन पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए संसद से पास वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कह रहे हैं। अब वक्फ कानून पर तेजस्वी के बयान से शुरू हुई सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप समझिए तेजस्वी यादव को बार बार मुसलमानों के मुद्दे पर आखिर क्यों घेर रही है बीजेपी। दरअसल तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन कानून पर बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनी तो इस कानून को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। इससे बीजेपी को निशाना साधने का मौका मिल गया। अब आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी के किस नेता ने क्या क्या कहा। तो शुरुआत सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने की। उनकी तरफ से कहा गया कि जो तेजस्वी यादव हैं वो नमाजवादी हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने तेजस्वी यादव को नमाजवादी कह दिया। तो आज गौरव भाटिया ने तेजस्वी यादव को मौलाना तेजस्वी कहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने एक तंज कसते हुए कविता भी कही थी। पक्के नमाजवादी हैं, राजद हो या कांग्रेस, कितनी तड़प है कठमुल्ला वोटों की प्यास में। ये कविता भी उन्होंने पढ़ी थी। मतलब ये कि बीजेपी नेता ये मैसेज दे रहे हैं कि मुस्लिम वोटों के लिए तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया है। इन लोगों को कानून और संविधान से कोई मतलब नहीं है। और ये भी सवाल पूछा है कि क्या बिहार में शरिया कानून लागू करना चाहता है आरजेडी। अब ऐसा क्यों आरोप लग रहा है, आइए इसे समझते हैं। दरअसल आरजेडी का राजनीतिक या यूं कहें सामाजिक समीकरण MY को माना जाता है। MY मतलब मुस्लिम और यादव। बिहार में अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो मुस्लिम की आबादी करीब 17.7% है। वोटर करीब 1,76,00,000 हैं, जो कुल वोटर का 16.9% है। अगर चुनाव में मिले वोटों की बात करें तो 2010 के चुनाव में जब आरजेडी और एलजेपी साथ साथ लड़े थे तब इनके गठबंधन को 32% मुस्लिम वोट मिला था। वहीं कांग्रेस को 22% मुस्लिम वोट मिला था। बीजेपी और जेडीयू को 21% और अन्य को 25% वोट मिले थे। मतलब ये कि अगर उस समय भी आरजेडी, एलजेपी और कांग्रेस के वोट को जोड़ देते तो ये 54% होता।
वहीं 2020 के भी विधानसभा के चुनाव की बात करें तो महागठबंधन को 76% मुस्लिम वोट मिले, एनडीए को महज 5% मुस्लिम वोट मिले, जबकि अन्य को 19% वोट मिले हैं। आंकड़ा ये बताता है कि ज्यादातर मुस्लिम वोट आरजेडी और कांग्रेस को मिलता रहा है। यही नहीं, आरजेडी पर बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भी लगाती रही है। ऐसे में अगर ध्रुवीकरण होता है तो एनडीए को घाटे की जगह फायदा ही होगा, क्योंकि हिंदू वोट एकजुट हो गए तो 80 बनाम 20 की बात यूपी की तरह बिहार में भी होने लगेगी और एक एक करके अब इस मुद्दे पर सियासी वार पलटवार जारी है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिस पर विपक्ष काफी हमलावर हो चुका है। पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ नजर आ रहे हैं। अब इस पोस्टर को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है कि जेडीयू के पोस्टर में मोदी जी का क्या काम, तो एनडीए इसे एकजुटता का संदेश बता रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। दफ्तर जेडीयू का, सिंबल भी जेडीयू का, पर पोस्टर में तस्वीर सीएम नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री मोदी की। जेडीयू के पटना कार्यालय में ऐसे कई पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर के जरिए प्रचार का तरीका काफी पुराना है, पर आमतौर पर किसी पार्टी के दफ्तर में दूसरी पार्टी के नेताओं की तस्वीर नहीं नजर आती। भले ही वो गठबंधन में साथ हो, पर जेडीयू दफ्तर में लगे इन पोस्टर में जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के नरेंद्र मोदी भी हैं, जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने ठीक ही कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले भूंजा पार्टी के लोग जनता दल यू को समाप्त करने के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ करके उनके अनुसार काम करने लगे हैं। पोस्टर को लेकर हो रही सियासत पर जेडीयू ने सफाई देते हुए कहा कि सीएम नीतीश के साथ पीएम मोदी की तस्वीर का होना अस्वाभाविक नहीं, बल्कि ये एनडीए की मजबूती को दर्शाता है। और इसको दूसरा रूप में नहीं देखिए, एकदम इस रूप में देखिए कि दोनों नेता के विकास और विश्वास के प्रतीक हैं, इसलिए फोटो लगाई। जेडीयू दफ्तर में जगह जगह लगे इन पोस्टर्स को लेकर सियासत हाई है। विपक्ष इसे बीजेपी की साजिश बता रहा है, तो जेडीयू एनडीए की एकजुटता का दावा कर रहा है। पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो जेडीयू के दफ्तर में पीएम मोदी की फोटो लगने के बाद सियासत हो रही है। ऐसे में मोदी और नीतीश की जोड़ी के मायने समझना जरूरी है। तो आपको बता दें कि दोनों का रिश्ता कभी नीम तो कभी शहद वाला रहा है। समय समय पर मिलते और बिछड़ते रहे हैं, लेकिन अलग भी हुए तो भी विकास के मुद्दे पर एक दूसरे की तारीफ की है। मोदी नीतीश की जोड़ी को अगर आप 3 शब्दों में समझना चाहें तो कहा जा सकता है कि दोनों विकास की बात करते हैं, बिहार में अब तक जीत की गारंटी रहे हैं और परिवारवाद के दोनों विरोधी हैं। दोनों की राजनीति पर भी अगर नजर डाला जाए तो पता चलता है कि पीएम मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, जबकि नीतीश कुमार 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जब दोनों एनडीए की राज्य सरकारों के मुखिया थे, तब नीतीश कुमार की पहचान सुशासन बाबू के रूप में थी, तो मोदी की पहचान विकासवादी मुख्यमंत्री के तौर पर होती थी। 2013 में पीएम मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए और नीतीश कुमार और बीजेपी का रिश्ता टूट गया। लेकिन फिर 2017 आते आते 2017 में मोदी नीतीश साथ आ गए और बिहार की राजनीतिक तस्वीर बदल गई। 2019 में एनडीए बिहार की लोकसभा में 40 में से 39 सीट जीत गया। यही नहीं, ये जोड़ी 2019 से लेकर अब तक जीत की गारंटी भी बनी हुई है। 2019 से लेकर के 2020 और फिर 2024 की अगर बात करें तो ये दोनों जोड़ी बिहार में जीत की गारंटी रही है। पहली बार जेडीयू दफ्तर में मोदी और नीतीश की तस्वीर लगी है। मोदी नीतीश की तस्वीर के जरिए विकास का संदेश दिया जा रहा है, लेकिन विरोधी इस पोस्टर पर तंज कस रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि मोदी देश का विकास करने में लगे हैं और नीतीश कुमार बिहार के विकास में लगे हुए हैं।
बिहार में चुनाव है। नीतीश कुमार के बिना बिहार में कोई सरकार बनती नहीं है। बीजेपी और जेडीयू कोई भी अकेले सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। दोनों साथ रहे तो हराना मुश्किल, ये दोनों पार्टियों के नेता जानते हैं। इसलिए तस्वीर साथ साथ लगाई गई है। बढ़ते ही आगे, नीतीश कैबिनेट ने पुनौरा धाम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 882 करोड़ 87 लाख रुपए की मंजूरी दी है। अब अयोध्या की तर्ज पर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी का भव्य मंदिर बनेगा, जिसको लेकर लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। यह है अयोध्या का राम मंदिर। इसकी भव्यता देखिए, नक्काशी देखिए। ऐसा ही मां सीता का मंदिर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बनेगा। मां जानकी के मंदिर की भव्यता में कोई कमी न रह जाए, उसके लिए नीतीश कैबिनेट ने 882 करोड़ 87 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप विकास किए जाने हेतु तैयार वृहद योजना की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद ने दी है। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर दी। नीतीश सरकार के इस फैसले से सीतामढ़ी के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बहुत कुछ है, खुश कर कोई हथियार नहीं है, इतना कुछ है। बहुत दिनों से थी और ये नीतीश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है। तभी से ये मांग की जा रही थी कि अयोध्या की तर्ज पर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भी मां जानकी का भव्य मंदिर बने। 882 करोड़ से ज्यादा का बजट मंजूर कर नीतीश सरकार लोगों की मुराद अब पूरी करने जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। तो अयोध्या की तर्ज पर पुनौरा धाम के विकास की बात क्यों की जा रही है, आइए अब इसे समझ लेते हैं। देखिए, पुनौरा धाम बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव में है। मां जानकी जन्मभूमि मंदिर को कहते हैं पुनौरा धाम, और ये मंदिर सीतामढ़ी शहर से 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। मान्यता है कि यहीं पर माता सीता का जन्म हुआ था। यही वजह है कि राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भव्य सीता मंदिर बनाने की बात कही जा रही थी। मंदिर के लिए नीतीश कैबिनेट से अब मंजूरी मिल चुकी है। 882 करोड़ 87 लाख रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। अब आप समझिए, राम मंदिर की तर्ज पर भव्य सीता मंदिर बनने से क्या होगा। तो इससे इलाके का विकास होगा। अयोध्या से पुनौरा धाम को जोड़ने के लिए NH भी बन रहा है। तो अयोध्या दर्शन करने के लिए अगर कोई व्यक्ति जाता है तो इधर भी पुनौरा धाम आ सकता है। अयोध्या से सीतामढ़ी तक रेल लाइन बिछाने को मंजूरी भी मिल चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर आने वाले मां सीता की जन्मस्थली भी जाएंगे और इससे पर्यटकों की संख्या बिहार में बढ़ेगी। पर्यटक आएंगे तो राजस्व भी बढ़ेगा। पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। पुनौरा धाम के आसपास व्यापार की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। यही वजह है कि लोगों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। बढ़ते आगे, आज से देश में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं जो आपकी जेब पर सीधे तौर पर असर डालेंगे। दिल्ली में पुराने वाहनों पर पाबंदी से लेकर क्रेडिट कार्ड नियमों और बैंक चार्जेस तक में कई बदलाव हुए हैं। आइए इन बदलावों को आसान शब्दों में समझते हैं। 1 जुलाई 2025 यानी आज से देश में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं जो आपकी जेब, यात्रा और रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। दिल्ली में पुराने वाहनों पर पाबंदी, आधार पैन लिंकिंग से लेकर रेलवे टिकट बुकिंग, क्रेडिट कार्ड नियमों और बैंक चार्जेस तक हर तरफ नए नियमों की हलचल है। पुराने वाहनों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। पुलिस और एजेंसियां जो है वो मिलकर इस प्रोग्राम को चला रही हैं और यहाँ पर लगातार चेकिंग की जा रही है। आज से आधार पैन लिंकिंग अब जरूरी हो गया है। मतलब 1 जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य हो गया है।
अच्छी खबर यह है कि CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। रेलवे में तत्काल बुकिंग और टिकट कीमतों में बदलाव हुआ है। वहीं कई बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप जानिए कि 1 जुलाई से क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, दिल्ली में पुराने वाहनों पर पाबंदी लगा दी गई है। मतलब जो ओल्ड कार है उस पर पाबंदी होगी। अब तक 520 पेट्रोल और डीजल स्टेशन पर ANPR कैमरे लगे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर को वाहन डेटाबेस से चेक करेंगे। वाहन EOL श्रेणी में है तो ईंधन नहीं मिलेगा और इसके साथ ही गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी। गाड़ी मालिक पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो दिल्ली में पुराने वाहनों पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में अगर आप इसको समझें तो जो भी पुरानी गाड़ियां हैं उसके पर अब असर देखने को मिल सकता है। ऐसी गाड़ियों को जब्त भी किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और अब बात रामगढ़ जिले की करते हैं। तो जून महीने में रिकॉर्ड बारिश हुई। बारिश ने पिछले 10 साल के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पतरातू डैम लबालब भर गया है। आज भी मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी है। ऐसे में प्रशासन लोगों को नदी और डैम के किनारे नहीं जाने की सलाह दे रहा है। लगातार बारिश होने के कारण नलकारी जलाशय पतरातू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण किसी भी समय डैम का फाटक खोला जा सकता है। रामगढ़ जिले में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ताल तलैया डैम सब लबालब भर चुके हैं। पहाड़ी नदियां उफान पर है। पतरातू डैम और आसपास के इलाकों को अलर्ट किया जा रहा है कि वो नदी किनारे ना जाएं। डीसी के निर्देश के बाद प्रभावित इलाकों में माइकिंग की जा रही है और लोगों को खतरनाक जगहों पर नहीं जाने की अपील की जा रही है। सभी नगरवासियों से अनुरोध है कि डैम के आसपास या नदी के आसपास में ना जाएं, इससे जान माल की दुर्घटना हो सकती है। जून महीने में अब तक का 10 वर्षों का बारिश होने का रिकॉर्ड टूट चुका है। इस बार जून महीने में 486.2 mm बारिश 30 जून तक दर्ज की गई है, जो एक नया रिकॉर्ड है। मौसम विभाग ने आज रामगढ़ जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और लोग प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। रामगढ़ से संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। देखिए, इस बार देश में समय से पहले मॉनसून ने दस्तक दे दी और ये अच्छा भी माना जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं, देखिए बताया जा रहा है कि सबसे पहले ये जो मॉनसून था वो केरल के रास्ते पहुंचा। पहले 24 मई फिर 8 दिन के तक सामान्य तौर पर 1 जून को ये ऐसे पहुंचता है, लेकिन इस बार 8 दिन पहले ही मॉनसून ने दस्तक दे दी। मॉनसून के लिए जिम्मेदार 2 स्थितियों को अगर समझें तो अल नीनो और ला नीना बताया जा रहा है। मॉनसून इस बार पहले आ जाने की वजह से जो कम बारिश वाले इलाके हैं उसमें कम बारिश होती है, उसे अल नीनो कहते हैं, और जहां बेहतर बारिश होती है उसे ला नीना कहा जाता है। देखिए, भारत में जल्द ही मॉनसून के पहुंचने की वजह यह भी है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी बढ़ गया, समुद्र का तापमान सामान्य से अधिक रहा, तो ऐसे में भी इस बार मॉनसून पहले आ चुका है। अब आप समझिए कि मॉनसून के जल्दी आने का क्या असर है। तो 2 धारी तलवार, संतुलित बारिश तो खेती पर्यावरण के लिए अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक बारिश आपदा लेकर आती है। कई जगहों पर ये देखने को मिल भी रहा है कि किस तरह से बारिश की वजह से परेशानी बढ़ गई है। मॉनसून के जल्दी आने के फायदे आपको समझाते हैं। देखिए, किसान जल्द बुआई कर पाएंगे, फसल उत्पादन बढ़ने की संभावना भी है, सिंचाई और पीने के लिए जल उपलब्धता बढ़ जाएगी, यानी कि जो जल स्रोत की कमी होती थी वो नहीं होगी। तो मॉनसून के जल्दी आने के ये फायदे बताए जा रहे हैं। जल स्तर बढ़ जाता है,
जल संकट दूर होगा और मॉनसून में गिरावट लोगों को राहत भी देगी। देखिए, मॉनसूनी मौसम में ज्यादा बारिश से खतरा को भी अब आप समझ लीजिए। ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, भूस्खलन की वजह से लोगों को समस्या हो सकती है, जल भराव हो जाने की वजह से भी लोगों को नुकसान होता है और जान माल का नुकसान भी सहना पड़ता है। इसके साथ ही किसानों के लिए भी खतरा है कि खेतों में पानी भरा रह सकता है, फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, पैदावार पहले से घट सकती है। बीमारियां भी मॉनसून में बढ़ जाती है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो मॉनसून के सीजन में ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस